नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दरोगा भर्ती 23 जुलाई की ये एनालिसिस लाया हूं मैं। डेली एनालिसिस करता हूं, तो आज 23 जुलाई की ये एनालिसिस है और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे कैसे पैटर्न आ रहे हैं, सभी क्वेश्चन के आंसर सहित मैं इसमें लाया हूं। और दूसरी बात है कि उसके आंसर से रिलेटेड और भी जो फैक्ट है वो भी मैं बताता हूं आपको, कि एक फैक्ट अगर पूछा गया है किसी चीज से रिलेटेड तो दूसरा फैक्ट भी आप अपने आप उसमें जान लो, कि आपका अगर आगे आने वाले एग्जाम में आ जाए तो आपका फायदा हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि इस समय देखिए, ये मैं आपके लिए एक बनाया हूँ फ्री टेलीग्राम चैनल। ये चैनल बनाया हूँ मैं आपके लिए, फ्री टेलीग्राम ग्रुप है ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। ये दरोगा भर्ती के लिए बेसिकली बनाया गया है। और भी जितने एग्जाम होते जाएंगे अभी आने वाले एग्जाम टाइम में, जैसे एसएससी सीजीएल का एग्जाम आने वाला है, और भी कई सारे अभी यूपी की दरोगा भर्ती चल रही है और दूसरी भी भर्ती आने वाली है झारखंड की और एमपी की। तो वो सब लोग आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप है ये, फ्री में है ये, इसमें कोई चार्ज नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप हमारा अलग है, वो यूपी पीसीएस के लिए सिर्फ वो पेड है। तो टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करिए। जितनी भी ये पीडीएफ है, जैसे ये वाली पीडीएफ उस ग्रुप में आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए पहले इसमें स्टार्ट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आए थे कुछ, पूरे मैंने इसमें लिख लिए हैं और मेरे पास क्वेश्चन भेजे हैं प्रतीक त्रिपाठी जी ने और शिवानी जी ने और एक महेंद्र जी हैं। 3-4 लोगों ने मुझे क्वेश्चन भेजे हैं ये, उससे फिर मैंने बनाया है ये। और इस समय करीबन 7, 7:15 बजा है और इस टाइम मैं कर रहा हूँ ये। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आया था उत्तर प्रदेश के जिले से रिलेटेड आया था। ये पूछा था शायद कि राजस्थान से कौन सा उत्तर प्रदेश का जिला बाउंड्री शेयर करता है। तो देखिए राजस्थान का पूछा था, बाकी मैंने हर जगह का लिख दिया। अब उत्तर प्रदेश के राजस्थान से कौन कौन से जिले होते हैं, शेयर करते हैं, आगरा और मथुरा। देखिए ये क्वेश्चन अगर कभी आए कि उत्तर प्रदेश किस राज्य से सबसे ज्यादा जिले की बाउंड्री शेयर करता है, तो उत्तर प्रदेश के जो मध्य प्रदेश के साथ हैं 11 जिले बाउंड्री शेयर करते हैं। ये जरूर याद कर लिए, रट लीजिए, ये यूपी पीसीएस के लिए भी फैक्ट है ये। तो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के साथ 11 जिलों में बाउंड्री शेयर करता है। उत्तराखंड के साथ 7 जिलों में करता है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। देखिए अभी यूपी का जो मैं पूरा जीके वाला चालू करूंगा, ये पूरी जीके मैं कवर कर दूंगा उसमें, तो आप लोग अभी टेंशन मत लीजिए। ये अभी यूपीएसआई का केवल मैं एनालिसिस दे रहा हूं, इसलिए ये थोड़ा सा लिखा है इसमें, बाकी पूरी यूपी की जीके करेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश बिहार के साथ 7 जिले शेयर करता है, छत्तीसगढ़ के साथ सोनभद्र, झारखंड के साथ सोनभद्र, तो सब इंफॉर्मेशन लिख दिए। तो उत्तर प्रदेश के राजस्थान के साथ कौन कौन से जिले शेयर करता है, आगरा और मथुरा, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा किसके साथ शेयर करता है जिले, मध्य प्रदेश के साथ करता है, 11 जिले करता है वो। बिहार के साथ 7, उत्तराखंड के साथ 7, छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ 1-1। दूसरी बात ये जरूर याद रखिए, सोनभद्र ये उत्तर प्रदेश का सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, दूसरा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है ये एरिया वाइज। और यही केवल इंडिया में एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है पूरे इंडिया में जो कि 4 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। सोनभद्र नाम है इसका, इसको एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ये किससे किससे बाउंड्री शेयर करता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया था, आरबीसी का लाइफ क्या होता है, कितना इनका टाइम पीरियड होता है। 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का भी मैंने इसमें लिख दिया है कि आप लोगों से पूछा जाए तो देखिए डब्ल्यूबीसी का शॉर्ट स्पैन होता है, सिर्फ 5 से 21 दिन होता है। नेक्स्ट है इसमें देश का सबसे बड़ा लिखित कानून, मेरे हिसाब से तो ये उसमें होना चाहिए शायद। ये पूछने की कोशिश की गई होगी कि सबसे बड़ा अमेंडमेंट कौन सा हुआ, वो हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, जब इमरजेंसी लगी थी उस टाइम पे इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने किया था। 25 जून 1975 से लेकर 21 मई 1977 के बीच में। और इसको बोलते हैं एक्चुअली 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसीलिए मेरे हिसाब से यही आंसर होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कल मैंने बताया था कि जितने भी कानून हैं उनको कब इंप्लीमेंट किया गया, उस पर पूरा एक वीडियो मैंने कल ही दिया है आपको, उससे देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन आया, आईपीसी कब लागू हुआ ये क्वेश्चन आया, और यही कल मैंने बताया था आपको। आईपीसी के बारे में बताया था कि 1 जनवरी 1862 को लागू हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो 1833 वाला एक्ट है उसकी रिकमेंडेशन पे लॉर्ड मैकॉले ने पूरी इसके जितने भी नियम बनाए थे। फिर उसके बाद जब आज़ाद भारत हो गया तो 1973 में सीआरपीसी बनाया गया। तो ये क्वेश्चन मैंने कल बताए थे पूरे, डायरेक्टली क्वेश्चन आया ये। बाबर के युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, ये एग्जैक्टली नहीं पता चल पाया पूछा क्या था। मैंने 4 जो मेन इंपॉर्टेंट हैं वो सब लिख दिए इसमें। 1526 में बाबर का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत में लड़ाई हुई थी बाबर की इब्राहिम लोधी के साथ। उसके बाद ये एक्चुअली ये पहला पानीपत का लड़ाई भी था। उसके बाद 1527 में बाबर का युद्ध हुआ था खनवा में, और राणा सांगा के साथ हुआ था 1528 में।
चंदेरी का युद्ध हुआ था, मेदिनी राय के साथ हुआ था। 1529 में घाघरा में हुआ था बाबर का युद्ध, अफगान के साथ हुआ था। ठीक है, तो 1526 में बाबर जीते थे और 1529 में भी जीते थे, ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि सबसे बड़ा विधिक अधिकारी कौन होता है, यानी कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया कौन सा होता है। देखिए, इंडिया का जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है, जो कि एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक लॉ ऑफिसर होता है, उनका वकील होता है, आप ये समझ सकते हैं। अटॉर्नी जनरल उनको बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है वो इंडिया का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। वो इवन उसको इतनी भी इजाज़त होती है कि वो मतलब इंडिया के किसी भी कोर्ट को भी विजिट कर सकता है वो, और इवन ये पार्लियामेंट में भी पार्टिसिपेट कर सकता है बिना वोट दिए हुए। ये आर्टिकल 76 में डिफाइंड है। और इस समय इंडिया के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन से हैं, क्या नाम है उनका, के.सी. वेणुगोपाल। इनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट और ये उन्हीं की प्लेजर पे रहते हैं। अब ये देखिए, ये तो पूछा गया था, मैंने एक्स्ट्रा जोड़ दिया है कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट कौन होता है, वो इसी के पैरेलल होता है। जैसे इंडिया लेवल पे हो गया अटॉर्नी जनरल, वैसे ही स्टेट लेवल पे कौन होता है, एडवोकेट जनरल। इंडिया लेवल पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, स्टेट लेवल पे कौन करेगा, गवर्नर ऑफ इंडिया। और ये इंडिया वाला आर्टिकल कितना है, 76 है, और स्टेट वाला आर्टिकल कितना है, 165 है। तो ये आप याद रख सकते हैं। देखिए, इसमें एक मैंने ट्रिक बताई थी कि आपको जब पॉलिटी की ट्रिक्स बताई थी कि हमेशा स्टेट वाला जो है, जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट का सम होता है, वो हमेशा ये सेंटर से कम होता है। इसमें भी देख सकते हैं आप, ये ट्रिक याद कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल में 7 और 6 जोड़ो तो 13 आएगा, एडवोकेट जनरल में 165 जोड़ोगे तो 12 आएगा। तो स्टेट हमेशा क्योंकि सेंटर से कम पावर रखता है, तो इसीलिए ये एक मतलब ट्रिक ये याद रखने के लिए आप ये बना सकते हैं इसमें। तो ये 76 165 ऐड कर लीजिएगा इसमें। तो और भी 4 ट्रिक बताई थी पहले, वो पुरानी देख लीजिएगा। फिर ये देखिए, हिंदी में कुछ पर्यायवाची आए थे 3 से 4, ये एक अनुपम आया था, एक शायद गाय का आया था, विलोम शब्द आए थे पुरोगामी का, समाज के 2-3 क्वेश्चन आए थे, अलंकार के 2 क्वेश्चन आए थे, और भी कई सारी चीज़ें आई थी। फिर ये पूछा गया कि कितनी धाराएं हैं सीआरपीसी में। सीआरपीसी में 484 सेक्शंस हैं। सीआरपीसी मैंने अभी भी बताया आपको, 1973 में लाया था आज़ाद इंडिया, आज़ाद भारत, इन्फोर्स किया गया था 1 अप्रैल 1974 को। 484 सेक्शन है, ये पूछा गया था आज। 2 शेड्यूल हैं, 56 फॉर्म्स हैं और 37 चैप्टर हैं। नेक्स्ट, इसमें जम्मू कश्मीर में देखिए जो आईपीसी है और सीआरपीसी, ये दोनों जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते हैं। तो जम्मू कश्मीर में आईपीसी की जगह क्या लागू होता है, ये क्वेश्चन आया था। जम्मू कश्मीर में आईपीसी की जगह रणबीर पैनल कोड लागू होता है, जिसको बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर रणबीर पैनल कोड, ये आप याद रख सकते हैं। और ये भी जैसे आईपीसी बनाया गया था पूरे इंडिया के लिए, तो ये भी उसी टाइम थॉमस मैकेले ने, जो इसका सबसे बेसिक स्ट्रक्चर था, उन्होंने ही प्रिपेयर किया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति को कौन मतलब किस प्रक्रिया के थ्रू अपॉइंट किया जाता है। तो वो इसके लिए तो देखिए इलेक्टोरल कॉलेज होता है पूरा, और उसमें जितने भी इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड एमपी होते हैं सभी पार्टिसिपेट करते हैं। अभी इलेक्शन हुए हैं, इसलिए इसको आपको जानना भी चाहिए। देखिए, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में यही एक डिफरेंस है इलेक्टोरल कॉलेज में। सबसे पहला तो ये कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें पूरे इलेक्टेड होते हैं, इलेक्टेड एमपी और प्लस एमएलए होते हैं, एमएलसी नहीं होते हैं वो सब, लेकिन इलेक्टेड वाले हैं। यहाँ नॉमिनेटेड का कोई काम नहीं है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है वहाँ पे सिर्फ एमपी होता है, चाहे वो इलेक्टेड हो और चाहे नॉमिनेटेड हो। तो ये याद रखिएगा दोनों। और प्रेसिडेंट में जैसे दिल्ली के और पुडुचेरी के जो इलेक्टेड ये एमएलए हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट में सिर्फ एमपी पार्टिसिपेट करता है। तो कीवर्ड क्या है, प्रेसिडेंट में इलेक्टेड कीवर्ड है, मतलब सिर्फ इलेक्टेड होना चाहिए, चाहे वो एमपी हो चाहे एमएलए हो। और वीपी में क्या, वाइस प्रेसिडेंट में कीवर्ड क्या है, सिर्फ एमपी होना चाहिए, चाहे इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो। ये रट लीजिएगा। उपराष्ट्रपति को 15,000 रुपये आरबीआई के पास जमा कराने पड़ते हैं सिक्योरिटी, वो उपराष्ट्रपति को भी कराने पड़ते हैं। उपराष्ट्रपति के 20 जो इलेक्टर्स होते हैं वो प्रपोजर होते हैं, 20 सेकेंडर होते हैं। राष्ट्रपति के केस में कितना 50-50 रेशियो है ये। उपराष्ट्रपति को ओथ दिलाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आप याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन आया था, जयदेव किसके दरबार में थे, लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है, ये क्वेश्चन आया था। उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। खैर ऐसा करते तो नहीं है, लेकिन ये टैगलाइन जरूर है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से। फिर क्वेश्चन आया था कि त्रिरत्ना कन्नड़ा साहित्य के किसको बोला जाता है, 3 जेम्स ऑफ कन्नड़ा लिटरेचर किसको बोला जाता है, पंपा पोन्ना रन्ना को। तो एक आदि कवि है पंपा, एक है श्री पोन्ना और एक है रन्ना, इनको बोला जाता है 3 जेम्स ऑफ कन्नड़ा लिटरेचर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता विक्रमशिला विश्वविद्यालय का फाउंडर कौन था? धर्मपाल थे ये 8वीं शताब्दी के अंत में ये बनाई गई थी। ठीक है, पाला एम्पायर के टाइम में दो बड़े एक लर्निंग सेंटर थे, एक और उधर था तक्षशिला वाला, लेकिन इधर वाली बिहार के आसपास की बात करें तो दो थे, नालंदा विक्रमशिला। दोनों के बारे में मैंने लिख दिया है। सबसे देखिए नालंदा और विक्रमशिला में पहले कौन बना था? पहले बना था नालंदा, और फिर नालंदा में जो एजुकेशन लेवल है वो डिटोरियोरेट होता जा रहा था, ऐसा क्लेम करते हैं, विकिपीडिया में लिखा हुआ है ऐसा, कि और भी कई सारे रीजन थे, तो इसलिए विक्रमशिला बनाया गया। तो पहले नालंदा बनी थी 5वीं शताब्दी में 13वीं शताब्दी तक, और इसके फाउंडर कौन थे? नालंदा के कुमारगुप्त वन। ये आप याद रख लीजिएगा कि जिन्होंने टाइटिल महेंद्रादित्य का अडॉप्ट किया था। और विक्रमशिला बनी थी 783 से 820 के बीच में। ये धर्मपाल इसके फाउंडर हैं। तो नालंदा के फाउंडर कौन है? नालंदा यूनिवर्सिटी के कुमारगुप्त। ठीक है, विक्रमशील यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन है? धर्मपाल। तो ये आप याद रखिएगा, बिहार में ही है वैसे दोनों। फिर पूछा गया था दहेज प्रथा की दंड वाली धारा कौन सी है? तो दहेज प्रथा में 304B जो है मौत हो जाती है, तो 304B वाला सेक्शन यूज करते हैं। 7 साल से करीबन सजा है इसमें। ये तो धारा पूछी गई थी, तो ये 304B है। देखिए आईपीसी की बहुत सारी जो धाराएं इंपॉर्टेंट वाली, उसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप में पूरी शेयर कर दी फ्री में। आप लोग उसको ग्रुप को ज्वाइन करिए और सब कुछ वहाँ पे है। वीडियो बनाने का भी आज मेरा था, लेकिन मैं बना नहीं पाया, लेकिन अभी बना दूंगा, शायद रात तक इसको करूंगा कंप्लीट। स्पोर्ट्स वाली जो करंट अफेयर है सेकंड पार्ट, वो मैंने दे दिया है, वो आप देख लीजिएगा। तो दहेज प्रथा की धारा पूछी थी कि दंड वाली धारा कौन सी है? 304B। और ये 498A में लिखा हुआ है कि विवाहित महिला का अगर दहेज के लिए उत्पीड़न करेंगे उससे रिलेटेड है ये। फिर ये रीजनिंग में कुछ ये सिंप्लीफिकेशन वाले ये नंबर वाले सवाल आए थे। एक सीरीज आई थी 1 2 4 7 11 16। इसके बाद क्या होगा? देखिए कितना सिंपल है, बस आप डिफरेंस निकाल लो, 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा, यानी कि 22 आ जाएगा यहाँ पे। एक रेशियो वाला सवाल आया कि रेशियो कुछ दिया हुआ था, योग दिया हुआ है। अब योग और रेशियो दिया हुआ है तो उससे निकल गया, तो दोनों का जब एज निकल गई उसमें दोनों में ऐड कर दो +10 उससे आ जाएगा रेशियो। तो देखिए मैथ और रीजनिंग ये तो है बैंकिंग लेवल की ही आ रही है, और कुछ क्वेश्चन जरूर सिंपल आ जाते हैं। तो इसमें स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए। हिंदी वाले जो क्वेश्चन है वो भी कई बार कठिन भी हो जाते हैं, किसी शिफ्ट में किसी में सरल हो जाते हैं। जीके जीएस वाले क्वेश्चन भी ऐसा नहीं कि एकदम हलवा टाइप के आ रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ें कई बार जीएस में और ये मूल विधि संविधान में भी कठिन पूछ लेते हैं। तो तैयारी आप पूरी रखिए। पीडीएफ मैंने बहुत सारी शेयर कर रखी है टेलीग्राम ग्रुप में, उसको ज्वाइन कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और जितने लोग आगे भी तैयारी करेंगे जैसे एसएससी सीजीएल की, तो जितनी फ्री वाली पीडीएफ्स है वो सब मैं वहीं पे शेयर करूँगा। पेड वाले के लिए व्हाट्सएप ग्रुप वो यूपी पीसीएस के लिए अलग है। तो इसमें आपका अगर एनालिसिस देखिए, और आज का जो एनालिसिस वही है कि आपको मैंने बताया था जैसे कि आप हिंदी वाला और मूल विधि वाला पेपर पहले करिए, ये कर दीजिए 30 से 40 मिनट में, तो आपके पास 1 घंटा 20 मिनट बच जाएगा। और फिर इसमें आधे आधे पहले 20-20 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग में कर लो, और फिर उसके बाद जो टाइम बचे वो बचे हुए क्वेश्चनों को दो। और दूसरी बात, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये टिप्स थी और ये एनालिसिस थी 23 जुलाई 2017 यूपीएसआई दरोगा भर्ती की। टेलीग्राम वाला ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा। और इसकी पीडीएफ आपको वहीं पे टेलीग्राम ग्रुप में मिल